हेलो दोस्तों, फास्ट ट्रैक एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं देवेंद्र सर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वर्तमान में हम सभी फर्स्ट पेपर की यूनिट नंबर 10 को डिस्कस कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज हम लोग वैल्यू एजुकेशन अर्थात मूल्य शिक्षा को समझेंगे। न केवल मूल्य शिक्षा क्या होती है, मूल्य शिक्षा का जो रोल है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में या एजुकेशन में, हम वो समझेंगे, बल्कि ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्यों यूजीसी नेट सिलेबस के अंतर्गत वैल्यू एजुकेशन भी रखा गया है और वैल्यू एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस होती है इन ह्यूमन लाइफ, इन सोशल लाइफ। तो काफ़ी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंतर्गत जो है कवर करेंगे। लगभग 1 से 2 से 3 क्लासेस भी हो सकती हैं इसमें। ये डिपेंड करता है कि हम लोग कहाँ तक चलते हैं। तो गाइस, इस टॉपिक को हम मिनिमम 2 to 3 क्लासेस में कवर करेंगे। हो सकता है 2 क्लास में ही हो जाए या 3 क्लास तक भी जा सकता है। दूसरी बात कि इस टॉपिक को हम थोड़ा सा अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ कनेक्ट करके समझेंगे और इस टॉपिक में जो मेजर चीज़ें हम कवर करेंगे वो समझेंगे। वैल्यू एजुकेशन की इम्पोर्टेंस या नीड, वैल्यूज क्या होती हैं, मोरल्स क्या होते हैं, मोरल एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन में क्या डिफरेंस होता है, कितने टाइप्स की वैल्यूज होती हैं, नेशनल वैल्यूज क्या हैं, इंटरनेशनल वैल्यूज क्या हैं, पर्सनल वैल्यूज क्या हैं, इनको भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आपने अभी तक अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि हमारे ये प्रयास आपके माध्यम से उन अवंचित और ज़रूरतमंद व्यक्तियों तक, विद्यार्थियों तक पहुंच सके जो आजकल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी का दंश झेल रहे हैं। चलिए गाइस, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक को हम थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका समझते हैं। वैल्यू एजुकेशन 2 शब्दों से मिलकर के बना है, वैल्यू प्लस एजुकेशन। और एजुकेशन से हम सभी बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। शिक्षा क्या है ये हम सभी जानते हैं और शिक्षा की समाज में ज़रूरत क्या होती है, नीड क्या होती है, और कोई भी कंट्री या कोई भी सोसाइटी एजुकेशन को क्यों संचालित करती है, शिक्षा पर क्यों निर्भर करती है, ये हम संभवतः सभी जानते हैं। तो शिक्षा क्या है, एक समाज की समस्या ना हो करके एक फिलोसफर ने कहा कि एजुकेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, एजुकेशन इज एन अपॉर्चुनिटी। शिक्षा एक अवसर है, शिक्षा एक समस्या नहीं है। तो अब हम शिक्षा की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा उसको अगर हम फैक्चुअली समझें तो एजुकेशन की क्या नीड है सोसाइटी में, एजुकेशन समाज के लिए क्यों ज़रूरी। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा के द्वारा ही हम एक सिविल सोसाइटी जो है वो डेवलप करते हैं, एक सिविल सोसाइटी को जो है वो बिल्डअप करते हैं। और 20 और 21 सेंचुरीज में जितनी भी कंट्रीज़ ने डेवलपमेंट किया है, प्रगति की है, उनकी प्रगति में कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, ये हम सभी जानते हैं। तो शिक्षा जो है किसी भी राष्ट्र और समाज की प्रगति का मूल आधार है। अब किसी भी राष्ट्र और समाज की जो प्रगति है वो उस राष्ट्र और समाज के व्यक्तियों की प्रगति पर निर्भर करती है। अगर किसी सोसाइटी और किसी नेशन के जो सिविलियंस हैं, अगर वो सिटीजन्स हैं, अगर उनका डेवलपमेंट हो रहा है, उनका विकास हो रहा है, तो ओवरऑल उस सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल उस कंट्री का डेवलपमेंट होता है। तो इसका मतलब है कि ह्यूमन डेवलपमेंट, सिटीजन डेवलपमेंट से ही सोसाइटी और नेशन डेवलपमेंट एंड पूरा का पूरा जो यूनिवर्स डेवलपमेंट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, डिपेंडेंट है। अब अगर हम सिटीजन डेवलपमेंट्स की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें इंडिविजुअल लेवल पर एज वेल एज ग्रुप लेवल पर, तो उसका क्या पैरामीटर है।
शिक्षा का अगर हम एक व्यक्तिगत उद्देश्य देखें तो हम कहते हैं कि शिक्षा का एक व्यक्तिगत उद्देश्य है एक आदर्श मानव समाज का निर्माण करना, एक आइडियल ह्यूमन सोसाइटी का डेवलपमेंट करना। और अगर हम इसको थोड़ा सा और नीचे लेके तो एक अच्छा और सफल नागरिक बनाना, एक अच्छा सफल मनुष्य बनाना ही शिक्षा का मौलिक उद्देश्य है, अगर हम उसको रूट लेवल पर बात करें। तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा का जो सफलता का पैरामीटर है कि शिक्षा वो सफल है या नहीं है, अगर कोई भी शिक्षा अपने देश के लिए आदर्श नागरिकों का निर्माण करने में सफल है तो वो शिक्षा सफल है। और अगर किसी देश की शिक्षा, समाज की शिक्षा अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए आदर्श नागरिकों का निर्माण करने में विफल रहती है तो वो शिक्षा भी विफल मानी जाती है। तो अब अगर हम बात करें तो हम इसको शिक्षा से ही समझते हैं, वैल्यू एजुकेशन को। अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन किस लिए संचालित की जाती है, एजुकेशन की नीड क्या होती है? इसका मतलब है इसकी जो नीड है वो है एक गुड ह्यूमन बीइंग प्रिपेयर करना, यानी इसका जो मूल काम है वो है गुड ह्यूमन बीइंग फ्रेम करना। अब ए गुड ह्यूमन बीइंग एंड सोसाइटी, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि गुड ह्यूमन बीइंग। अब गुड ह्यूमन बीइंग का पैरामीटर क्या हो? एजुकेशन का सक्सेस का पैरामीटर है गुड ह्यूमन बीइंग, यानी एक अच्छा मानव समाज का निर्माण करना या एक अच्छे मनुष्य का, एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना। अब अगर हम गुड ह्यूमन की बात करें तो गुड ह्यूमन किसे कहते हैं? किसे अच्छा नागरिक कहा जाता है, किसे अच्छा व्यक्ति कहा जाए? जो व्यक्ति जॉब कर रहा है, जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है, जो व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा, किसे कहा जाए? तो एक अच्छा व्यक्ति उसे हम कहते हैं। समाज में किसी सफल और अच्छे व्यक्ति की क्या पहचान है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं? मुख्यतः समाज में वही व्यक्ति सफल और अच्छा माना जाता है जो दो तरीके का हो, अर्थात अगर हम इसके बाइफरफिकेशंस पर जाएं तो जिसमें क्या हो, मानवता हो, यानी जिसमें ह्यूमैनिटीज हो, और दूसरा जो व्यक्ति क्या हो, उत्पादी हो, यानी स्किल्ड, यानी जॉब ओरिएंटेड। दो व्यक्ति ही। सोसाइटी ने गुड ह्यूमन बीइंग किसे कहा? जो स्किल्ड है बट ह्यूमैनिटीज नहीं है, लोग उसको भी अच्छा व्यक्ति नहीं मानते। अच्छे व्यक्ति की पहचान क्या है कि वो उत्पादी इंसान भी हो और मानवता से युक्त भी इंसान हो, ह्यूमैनिटीज से भी भरा पड़ा हो। अब इन दोनों, यानी व्यक्ति के अंदर मानवता और व्यक्ति के अंदर स्किल्ड या उसके अंदर जॉब ओरिएंटेशन, उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए हम कहीं न कहीं यहाँ पर एजुकेशन संचालित करते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो स्किल्ड एजुकेशन है यहाँ पर, यानी यहाँ पर स्किल्ड ना करके हम कह दें उसको प्रोडक्टिव इंसान, अगर हम इसको प्रोडक्टिव कहें तो अब प्रोडक्टिव कौन व्यक्ति हो सकता है? प्रोडक्टिव दो व्यक्ति हो सकता है जिसके अंदर क्या हो, इंटेलिजेंस हो, यानी जो बुद्धिमान हो, और उसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर स्किल्स हो, यानी कौशल। और जब हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, यानी हम यहाँ पर आईक्यू की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा का क्या है, कॉग्निटिव डोमेन है। और जब हम स्किल्स की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये साइकोमोटर डोमेन की बात है। और जब हम ह्यूमैनिटीज की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर
हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव डोमेन की, यानी भावात्मक पक्ष की। यह संज्ञान पक्ष है और यह पर क्रिया पक्ष। तो व्यक्ति जॉब कैसे, व्यक्ति एक प्रोडक्टिव इंसान कब बनता है, जब उसके अंदर क्या हो, इंटेलिजेंस हो और स्किल्स हो, अर्थात उसके अंदर ज्ञान हो, बुद्धि हो, विवेक हो। इसका मतलब यहाँ इसका जो संबंध है वो है ज्ञान से, नॉलेज से। और अफेक्टिव डोमेन्स का मतलब है यहाँ पर वैल्यूज। और यहाँ पर हम समझ ही रहे हैं, यहाँ पर स्किल्स से है, मतलब यहाँ पर आपको अंदर एक कौशल की बात की जा रही है, यहाँ पर एक मस्कुलर स्किल्स की बात की जा रही है। तो अब अगर हम बात करें कि वैल्यू एजुकेशन कहाँ पर काम करती है एजुकेशन सिस्टम में, और वैल्यू एजुकेशन को करिकुलम में रख करके हम एजुकेशन, ओवरऑल एजुकेशन के किस पिलर को फुलफिल करने की कोशिश की जाती है। जितने भी कंट्रीज की एजुकेशन है वो अलग अलग तरह की एजुकेशन है लगभग, लेकिन 21st सेंचुरी में ये बात सभी कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर ली है कि हम एक आइडियल सिविल सोसाइटी को, जो हमारी सोसाइटी हमारे नेशन की नीड को फुलफिल करने हो, इस तरीके की सोसाइटी को हम फ्रेम तभी कर सकते हैं जब हम एजुकेशन के तीनों पिलर्स पर जो है इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। और वो एक तीनों पिलर्स हैं क्या एक्चुअल में, वो तीनों पिलर्स हमारे ये, यानी और इसी को हम जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञान, भाव और क्रिया पक्ष। इसका मतलब है कि ये जो बात है, ये जो ज्ञान की बात है, यानी कॉग्निशन जो है वो हेड से रिलेटेड है। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो वो हैंड की बात हो रही है, और यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो हार्ट की बात हो रही है। इसका मतलब है कि एक अच्छे नागरिक का, एक गुड ह्यूमन बीइंग तभी बन सकता है जब उसका हेड, हार्ट और हैंड, अर्थात उसके जब ये 3H जो है वो डेवलप होंगे। और ये 3H डेवलप किए जाते हैं एजुकेशन के द्वारा। तो ये तीनों जो है चीजें हैं, ये एजुकेशन प्रोसेस के थ्रू ये सब किया जाता है। अब एजुकेशन प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, तो जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है, फॉर्मल एजुकेशन हमारी यहाँ पर ही काम करती है। जो यानी वो शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन वो शिक्षा है जो हमको पढ़ना, लिखना, ज्ञान उपलब्ध कराए, जो जानना सिखाती है, नॉलेज देती है, रीडिंग, राइटिंग एबिलिटी डेवलप करती है, और हमको जॉब के लिए, हमको कैरियर के लिए प्रिपेयर करती है, ताकि हम एक उत्पादी इंसान बन सके। तो वो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है। लेकिन अब हमें फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ वैल्यू एजुकेशन क्यों जोड़ी गई है? अगर हम इन तीनों चीजों की के बीच के रिलेशंस को जाने, तो हम सभी लोग जानते हैं कि इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, फिर इसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, फिर इसको इंपॉर्टेंस दी जाती। लेकिन यहाँ पर अब वैल्यू एजुकेशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है हायर लेवल पर, और एक एजुकेटेड सोसाइटी में भी वैल्यू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश क्यों एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा या हर देश की गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है? इस पर एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ डेनियल गोलमैन। जो लोग साइकोलॉजी पढ़ी होगी उनको पता होगा कि एक तरीके से ये जो हमारी अफेक्टिव डोमेन होता है, जैसे हमारा जो कॉग्निटिव डोमेन होता है, उसका जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है, उसको हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में जब मेजर करते हैं तो उसको हम इंटेलिजेंट कोशिएंट कहते हैं। इसी तरीके से जब हम अफेक्टिव डोमेन्स की बात करते हैं, जब हम व्यक्ति के वैल्यूज एस्पेक्ट को, व्यक्ति के इमोशनल एस्पेक्ट को मेजर करते हैं, तो यहाँ पर जो टर्म निकल करके आता है उसको हम कहते हैं EQ, यानी इमोशनल कोशिएंट, या इसी को हम लोग भावात्मक लब्धि भी कहते हैं या संवेगात्मक लब्धि कहते हैं। जैसे वो बुद्धि लब्धि है तो ये संवेगात्मक लब्धि है या भावात्मक लब्धि है।
अब 2000 में डेनियल गोलमैन ने एक स्टडी की और अपनी स्टडी इमोशनल इंटेलिजेंस नामक उन्होंने एक बुक जो है लॉन्च की, अब उनकी आई, और उसमें इंटेलिजेंस, उस बुक में उन्होंने कहा अपनी थ्योरी ऑफ परफॉर्मेंस के अंतर्गत कि कोई भी व्यक्ति जो उसकी सक्सेस होती है, जो सक्सेस व्यक्ति लेता है, कोई भी सक्सेस है, यानी जीवन में हमारी जितनी भी सफलताएं हैं, उन सफलताओं में जो 80% और 20%, यानी जो 80% रोल होता है वो होता है EQ का, और 20% जो रोल होता है वो IQ का। अर्थात डेनियल गोलमैन कहते हैं, ये जो उनकी थ्योरी है गोलमैन की, गोलमैन ने कहा कि एक व्यक्ति अपने जीवन में जितनी भी सफलताएं अर्जित करता है, उन सफलताओं में उसकी बुद्धि का जो योगदान है वो केवल और केवल 20% होता है। बाकी उसके जीवन की जो सफलताएं होती हैं उसमें 80% जो कंट्रीब्यूशन होता है, 80% जो हाथ होता है, वो उस व्यक्ति की भावात्मक या संवेगात्मक बुद्धि का होता है। तो आप इससे अंदाजा लगाया, वैसे हम लोग ये सामान्यता मान लेते हैं कि जो व्यक्ति जितना बुद्धिमान होता है वो व्यक्ति उतना ही सफल होता है। अर्थात सफलता का जो पैरामीटर है, सोशल पैरामीटर है, वो इंटेलिजेंस है। लेकिन स्टडीज ये बताती हैं, और ये बात प्रूफ भी है रिसर्च के बिहाफ पर, कि सक्सेस में हमारी IQ का रोल बहुत सीमित होता है। केवल वो 1/4 पार्ट ही या 1/5 पार्ट ही उसका रोल होता है। एक क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करें 80 और 20 को, तो इसका मतलब 1 और 4 का रेशियो आएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि हमारी बौद्धिक बुद्धि से हमारी भावात्मक बुद्धि 4 गुना ज्यादा महत्व रखती है। तो अब चूंकि IQ का जो विकास होता है वो हेरिडेटिकल और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट पर धीरे धीरे चलता है। काफी कुछ IQ जो है हमारी, यानी जो हमारी इंटेलिजेंस है, वो 80% तक वो हमारी आनुवांशिकता पर निर्भर करती है, और 20% उस पर जो है वो वातावरण का योगदान है। जेनसन हाइपोथेसिस इस बारे में हमको स्पष्ट जो है निर्देश देती है कि किसी भी व्यक्ति की बुद्धि के अंदर 80% योगदान आनुवांशिक तत्वों का और 20% योगदान वातावरण का होता है। ये जेनसन हाइपोथेसिस हमको बताती है। लेकिन उसी जगह जब गोलमैन की जो हाइपोथेसिस है, गोलमैन का जो स्टेटमेंट है, वो कहता है कि किसी एक व्यक्ति की संपूर्ण जीवन की जो सफलताएं होती है, उसकी जितनी भी उसकी लाइफ सक्सेस होती हैं, उसकी लाइफ सक्सेस में 80% रोल उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है, और 20% जो रोल होता है वो उसकी IQ का होता है। तो ये चूंकि 2000 की बहुत लेटेस्ट है, और इसको जो है ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया गोलमैन के सिद्धांत को, और इनकी वो जो बुक है उसको बाइबल ऑफ जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो इससे एक चीज पता चली कि हमारे जीवन में, यदि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भावात्मक बुद्धि का जो महत्व है वो उसकी बौद्धिक बुद्धि से 4 गुना अधिक है। अब बौद्धिक बुद्धि का ज्यादातर जो पार्ट है वो हमारी आनुवांशिकता पर आधारित है। लेकिन ठीक इसके उलट जब हम भावात्मक बुद्धि के विकास की बात करते हैं, तो चूंकि जन्म के समय व्यक्ति के अंदर संवेग जो है वो बहुत ना के बराबर होते हैं, और वाटसन ने एक बात कही है कि जन्म के समय भय, क्रोध और प्रेम, पीड़ा, यही 4 संवेग होते हैं। लेकिन ब्रिजेस ने इस बात को भी नकार दिया और कहा कि जन्म के समय केवल व्यक्ति के अंदर उत्तेजनाएं होती हैं, एक्साइटमेंट होती हैं, और जन्म के बाद जब धीरे धीरे व्यक्ति का वातावरणीय जीवन प्रारंभ होता है, तो उस वातावरणीय जीवन के सापेक्ष धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर जो है वो संवेगों का विकास होता है। तो ठीक इसके उलट संवेगात्मक जो संवेग है व्यक्ति के अंदर, वो वातावरण अर्जित है, वो एनवायरमेंटल एक्वायर्ड होते हैं। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति इन्हें वातावरण में, अपने सामाजिक जीवन में जो है आकर के सामाजिक अंतःक्रियाओं के द्वारा इनको अर्जित करता है, इनको एक्वायर्ड करता है। अब 2 बातें यहां पर क्लियर हैं। हमारे लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस या EQ का जो रोल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम एजुकेशन के द्वारा क्या चाहते हैं? हम एक अच्छा और सफल इंसान बनाना चाहते हैं।
शिक्षा वही है जो एक अच्छा और सफल इंसान बनाए। सफल इंसान का मतलब वो जिसमें मानवता हो और वो व्यक्ति जो उत्पादी हो। लेकिन अब उत्पादी व्यक्ति के लिए यानी कहीं ना कहीं यहां पर भी जो है ये जो चीजें हैं इस पर प्रभाव किसका है? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी जो है वो 20% पर एग्जिस्ट कर रही हैं और ये जो हमारा पक्ष है ये 80% पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इसको कॉम्प्लीमेंट देगा, ये इसका पूरक है, क्योंकि ये इमोशनल इंटेलिजेंस है और ये हमारा इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस है, बौद्धिक बुद्धि है, ये भावात्मक बुद्धि है। और इसका योगदान 80% है, इसका योगदान 20% है। लेकिन जब और किसी सफल व्यक्ति के लिए ये दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति बौद्धिक रूप से बुद्धिमान है लेकिन उसका जो भावात्मक पहलू है वो बड़ा कमजोर है, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत कमजोर है, तो वो जीवन में बहुत ज्यादा सफलताएं अर्जित नहीं करता। आप अपने आसपास के वातावरण में इस बात को भी अगर ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आपके लाइफ में आए होंगे, आपके साथ पढ़े होंगे, जो बहुत कभी प्रखर बुद्धि के थे, बहुत जो है ब्रिलियंट थे, लेकिन आज वो कहीं गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो इमोशनल एस्पेक्ट था वो बहुत वीक था और इसकी वजह से वो इन्वायरमेंटल जो एडेप्टेशन है, जो वातावरणीय अनुकूलन है, उस वातावरणीय अनुकूलन को करने में या प्राप्त करने में विफल रहे और इसीलिए जीवन में वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हुए। और जितने भी लोग सफल हैं आप उनका सेंस ऑफ ह्यूमर देखें, जो सेंस ऑफ ह्यूमनिज्म है उनका वो देखें, आपको कमाल का उनका सेंस ऑफ ह्यूमनिज्म मिलेगा। वो आईक्यू के बिहाफ पर भी बहुत ब्रिलियंट है, बहुत जो है शार्प है, लेकिन उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमनिज्म है, जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, सेंस ऑफ ह्यूमर ना कह के हम उसको सेंस ऑफ ह्यूमनिज्म कहेंगे, तो वो जो सेंस ऑफ ह्यूमनिज्म है वो बहुत उनका स्ट्रांग है और इसीलिए वो लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस है। जिस व्यक्ति का सेंस ऑफ ह्यूमनिज्म बहुत अनडेवलप रहता है, बहुत नैरो रह जाता है, बहुत कंसाइज रह जाता है, वो वातावरणीय समायोजन, वातावरणीय अनुकूलन करने में बहुत विफल रहते हैं। और जो व्यक्ति वातावरण के साथ अपने आप को ढाल नहीं पाता, अनुकूलित नहीं कर पाता, वो बुद्धिमान होते हुए भी जीवन में बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाता। तो अभी तक की जो हमारी चर्चा इस टॉपिक पर है वो केवल और केवल इस बात को रेखांकित करने के परिप्रेक्ष्य में रही कि जब हम शिक्षा में मूल्य शिक्षा की बात करते हैं तो मूल्य शिक्षा का महत्व क्यों है और मूल्य शिक्षा के द्वारा, वैल्यू एजुकेशन के द्वारा हम मनुष्य के किस पक्ष को विकसित करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन जो हमारी औपचारिक शिक्षा, उसका जो फोकस पॉइंट रहता है वो कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डोमेन के डेवलपमेंट और साइकोमोटर डोमेन के डेवलप पर रहता है। आजकल शिक्षा वो है जो व्यक्ति को के हेड को डेवलप कर दे और उसके हार्ट को, यानी उसको नौकरी दिला दे और बुद्धिमान बना दे, उसमें चिंतन विकसित कर दे, क्रिटिकल थिंकिंग ला दे और उसको स्किल्ड कर दे। लेकिन ध्यान रखें कि आपका हेड और आपका हैंड प्रॉपरली तभी वर्क करेगा जब आपका हार्ट डेवलप होगा। तो वैल्यू एजुकेशन को आपके सिलेबस में या इस स्तर पर वैल्यू एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने का जो मतलब है वो ये है कि क्या आप अपनी टीचिंग के द्वारा अपने स्टूडेंट का हार्ट डेवलपमेंट करने के काबिल हैं या नहीं। तो वैल्यू एजुकेशन प्रोसेस जो वैल्यू एजुकेशन जो है वो है एक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, अर्थात किसी भी व्यक्ति के हृदय पक्ष का, किसी भी व्यक्ति के भावात्मक पक्ष का, किसी भी व्यक्ति के संवेगात्मक पहलू का विकास करना ही मूल शिक्षा का ध्येय होता है, उसका जो है वो मुख्य लक्ष्य होता है। तो बात समझ में आई कि हम शिक्षा में मूल्य शिक्षा की बात क्यों कर रहे हैं। हम शिक्षा में मूल्य शिक्षा के द्वारा मनुष्य के अंदर मानवता का विकास करने के अंदर, यानी उसका जो EQ एस्पेक्ट है वो डेवलप करने की कोशिश कर। इसका मतलब है कि वैल्यू एजुकेशन को ग्रहण करने के लिए हमें IQ की जरूरत नहीं है। और एक स्टेटमेंट भी है कि मूल्य शिक्षा पढ़ी नहीं जाती बल्कि ग्रहण की जाती है, अर्थात मोरालिटी इज अ कॉट रादर देन टॉट। क्योंकि टॉट में यहां पर कॉग्निटिव और साइकोमोटर जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया, आपको ज्ञान दिया जाता है,
कौशल आपको वो कराए जाते हैं। इसको आपको आत्मसात करना होता है, इसको ग्रहण करना होता है, इसको कैच करना होता है, इसको पकड़ना होता है, इसको पढ़ना नहीं होता है। और ग्रहण करना, मूल्यों को ग्रहण करना, पकड़ना क्यों आवश्यक है? ताकि ये आपका जो है वो सही तरीके से काम कर सके और तब आप जाके सफल होंगे। क्योंकि अगर ये पहलू आपका अविकसित रह गया तो यहाँ पर आपके पास कितनी भी आप सामर्थ्य, कितनी भी क्षमताएं आपके पास हैं, आप उनको परिणामों में, आप उनको उपलब्धियों में कभी भी परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो मूल्य शिक्षा का संबंध, यानी पूरी चर्चा का अगर हम निष्कर्ष निकालें तो ये है कि मूल्य शिक्षा के द्वारा हम व्यक्ति के भावात्मक पक्ष का, इंसान के यानी ह्यूमन पर्सनालिटी के अफेक्टिव डोमेन का जो है वो डेवलपमेंट करने का प्रयास करते हैं। और हम इंसान का अफेक्टिव डोमेन या उसका हार्ट एस्पेक्ट या उसका इमोशनल एस्पेक्ट क्यों डेवलप करना चाहते हैं? क्यों एजुकेशन के द्वारा इस पक्ष को डेवलप करने का प्रयास किया जाता है? क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जितनी भी सफलताएं होती हैं, उन सफलताओं में 80% योगदान जो है वो उसकी भावात्मक पक्ष का ही होता है, बौद्धिक पक्ष की अपेक्षा। तो वैल्यू एजुकेशन इसलिए हमें पढ़ाई जा रही है, वैल्यू एजुकेशन इसलिए एजुकेशन सिस्टम में रखी जाती है ताकि हम अपने विद्यार्थियों का भावात्मक पक्ष या उनका संवेगात्मक पक्ष विकसित कर सके। और संवेगात्मक पक्ष विकसित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि व्यक्ति के जीवन उपलब्धियों में, व्यक्ति की जीवन सफलताओं में भावात्मक बुद्धि का जो योगदान है, जो उसकी भूमिका है, वो बौद्धिक बुद्धि की तुलना में 4 गुना अधिक होती है। इसलिए इस बुद्धि का विकसित होना, इसलिए इस पक्ष का विकसित होना नितांत आवश्यक है। चलिए, अगर ये बात हम लोग समझ चुके हैं कि वैल्यू एजुकेशन का जो संबंध है वो कॉग्निटिव डोमेन से है, अफेक्टिव डोमेन से है, ना कि कॉग्निटिव डोमेन से। इस बात को ध्यान में रखेंगे। कई बार इस प्रश्न को लेकर के, इस बात को लेकर के प्रश्न पूछा जा चुका है। और दूसरी बात कि हम हम कॉग्निटिव अफेक्टिव डोमेन को विकसित ही क्यों करना चाहते हैं? हम इसलिए विकसित करना चाहते हैं क्योंकि व्यक्ति की जीवन सफलताओं में 80% योगदान उसके भावात्मक पक्ष का या उसकी भावात्मक बुद्धि का ही होता है। संज्ञानात्मक बुद्धि का या उसकी बौद्धिक बुद्धि का जो योगदान है वो केवल 20% ही रहता है, गोलमैन की थ्योरी ऑफ परफॉर्मेंस के अनुसार। और दूसरी बात, चूंकि भावात्मक बुद्धि जन्मजात नहीं होती, भावात्मक बुद्धि विकसित की जा सकती है, अर्जित की जा सकती है, सीखी जा सकती है। इसका आनुवांशिकता से कोई संबंध ही नहीं है। जन्म से हमारे अंदर कोई संवेग नहीं होते, कोई जो है भाव नहीं होते, केवल उत्तेजनाएं होती। तो बौद्धिक बुद्धि तो जन्मजात है ज्यादातर, तो इसमें हमारे उस पर जो प्रयास है, हमारा जो अभ्यास है, हमारी जो शिक्षा है, उसका प्रभाव हमारी बौद्धिक बुद्धि पर नाम मात्र का पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसी बुद्धि है जिसे हम असीमित रूप से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये बुद्धि जन्म से होती ही नहीं। तो ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि हम इसको इनफाइनाइट तक, हम इसको ना जाने किस स्तर तक बढ़ा सकते हैं। तो कोई भी सोसाइटी, कोई भी एजुकेशन सिस्टम अपने स्टूडेंट का इमोशनल डोमेन असीमित स्तर तक लेकर के जा सकता है, और उसका भावात्मक पहलू जितना सशक्त और मजबूत होगा, उसके बौद्धिक पक्ष की जो उत्पादकता है, उसके बौद्धिक पक्ष की जो क्रियाशीलता है, वो उतनी ही प्रभावी और उतनी ही तीव्रगामी होगी। तो 3 बातें यहां पर आपको समझनी है। मूल्य शिक्षा के द्वारा हम विद्यार्थियों के, हम अपने नागरिकों के भावात्मक पहलू का विकास करने का प्रयास करते हैं। किसी भी व्यक्ति या किसी भी विद्यार्थी के भावात्मक पहलू का विकास करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो व्यक्ति के जीवन में जो सफलताएं आने वाली हैं, जो सफलताएं प्राप्त होंगी, उन सफलताओं में 80% योगदान उसके भावात्मक पहलू का ही रहने वाला है। बौद्धिक पहलू का या बौद्धिक पक्ष का या संज्ञान पक्ष का जो रोल है वो केवल 20% रहेगा। तीसरी बात,
चूंकि व्यक्ति की जीवन सफलता में 80% योगदान व्यक्ति की भावात्मक बुद्धि का होता है और भावात्मक बुद्धि जन्मजात होती नहीं है, अर्थात ये एक सीखी जा सकने वाली, अर्जित की जा सकने वाली बुद्धि है। तो इसलिए हम वैल्यू एजुकेशन के द्वारा, हम अपने वैल्यू एजुकेशन सिस्टम को जितना पावरफुल और जितना स्ट्रांग रखेंगे, हम अपने स्टूडेंट्स का, हम अपने सिविलियंस का, हम अपनी सोसाइटी का इमोशनल डोमेन उतना ही ज्यादा लार्ज और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कर पाएंगे, ज्यादा उसको व्यापक, क्योंकि वो सीखी जा सकती है, उसको अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, शिक्षा के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। भावात्मक बुद्धि को लर्न किया जा सकता है, एक्वायर्ड किया जा सकता है। इसलिए हमें अपने वैल्यू एजुकेशन सिस्टम में वैल्यू एजुकेशन का जो स्टेटस है, जो वैल्यू एजुकेशन का जो स्तर है, उसको बढ़ाना है, उसको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के जाना है, ताकि हम अपने विद्यार्थियों का जो संवेगिक पहलू है उसको अत्यधिक जो है ऊंचाइयों पर ले जाएं, ताकि उनकी जो जीवन उपलब्धियां हैं वो उनकी बौद्धिक तुलना के जो परिप्रेक्ष्य में है वो अधिक से अधिक हो सके, अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। अब चलिए, तो शिक्षा, ये मूल शिक्षा की जरूरत कहाँ पर है व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के परिप्रेक्ष्य में, या किसी भी शिक्षा जो है व्यवस्था में मूल शिक्षा की जो वकालत की जाती है वो क्यों की जाती है, उसकी जरूरत क्या है। अगर उसको हम व्यापक संदर्भों में समझें तो उसकी व्यापक संबंधों में जो जरूरत है संभवतः उससे हम सभी परिचित हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि अगर मूल शिक्षा वो माध्यम है, वो साधन है जिसके द्वारा हम व्यक्ति का भावात्मक पहलू, जिसके द्वारा हम व्यक्ति की भावात्मक बुद्धि का विकास करते हैं, तो फिर व्यक्ति की भावात्मक बुद्धि का विकास करने की जो विषय वस्तु है, उस वैल्यू एजुकेशन के नामक वो जो कंटेंट है, वो जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का मटेरियल क्या होगा और वो मटेरियल कहाँ से आता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तथ्य हैं, कुछ ना कुछ सूचनाएं हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान है, कोई ना वैल्यू एजुकेशन की कोई ना कोई तो विषय वस्तु होगी ना, कि हम व्यक्ति का भावात्मक पहलू, हम व्यक्ति का सामवेगिक पहलू कैसे विकसित करें। नॉलेज व्यक्ति के बुद्धि का विकास के लिए तमाम विषय वस्तु है, लेकिन अब चूंकि हमें वैल्यू एजुकेशन के द्वारा व्यक्ति का इमोशनल डोमेन डेवलप करना है, व्यक्ति का की जो है इमोशनल कोशिएंट को जो है वो लार्ज करना है, उसमें इंक्रीजमेंट लाना है, तो उसके लिए हमें कंटेंट कहाँ से मिलेगा, हमें विषय वस्तु कहाँ से मिलेगी, सामग्री कहाँ से मिलेगी। अब दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, ताकि हम ये समझ पाएं कि वैल्यू एजुकेशन के अंतर्गत एक्चुअल में हम स्टडी क्या करते हैं। हालांकि वैल्यू एजुकेशन स्टडी का सब्जेक्ट नहीं है, ये ग्रहण करने का विषय है, लेकिन कहीं न कहीं एक दिशा निर्देशन तो हमको चाहिए होता है व्यक्ति के भावात्मक बुद्धि को औपचारिक रूप से, क्योंकि हमने कहा कि हम शिक्षा के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, अभ्यास आदि के द्वारा अपनी भावात्मक बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। तो वो अगर शिक्षा के द्वारा भावात्मक बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, अभ्यास के द्वारा भावात्मक बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, तो फिर उस शिक्षा और उस अभ्यास की सामग्री कहाँ से आती है, जरा हम इसको समझें। तो दोस्तों, जब भी हम शिक्षा के अंदर किसी भी तरह की सामग्री की बात करते हैं, किसी भी तरह के नॉलेज की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, तो ज्ञान की का जो स्रोत है वो एक ही है और वो है दर्शन। बात समझ पा रहे? तो अब हमें क्या समझना है, मूल्य शिक्षा की जो कंटेंट है उसको समझना, यानी इसकी विषय वस्तु क्या है, ओरिजिन ऑफ कंटेंट कहां से होता है, हमको ये समझना है कि वैल्यू एजुकेशन का जो कंटेंट है उसकी उत्पत्ति कहां से होती है। तो जरा इसको समझते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि मदर ऑफ ऑल नॉलेज क्या है, सभी ज्ञान का जो उद्गम स्थल है वो है दर्शन। तो अगर हमसे कहा जाए फादर ऑफ ऑल नॉलेज, तो हम किसे कहते हैं?
हम उसको कहते हैं फिलॉसफी को। फादर ऑफ ऑल नॉलेज क्या है? फिलॉसफी है, दर्शन है। अब दर्शन की अगर हम बात करें तो दर्शन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट मेटाफिजिक्स, जिसको हम तत्व मीमांसा कह सकते हैं। फिर है एपिस्टेमोलॉजी, जिसको हम ज्ञान मीमांसा कहते हैं। और तीसरा है एक्सियोलॉजी, जिसको हम आचार मीमांसा कहते हैं। ये दर्शन के 3 मेजर पार्ट। क्लियर? तो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल एवं आचार मीमांसा, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। इसका संबंध हमें पता है, ये ब्रह्मांड के बारे में बात करता है, यूनिवर्स के बारे में बात करता है, कॉस्मोलॉजी के बारे में बात करता है, यानी ये संसार कैसे बना, किन चीजों से बना, किसने बनाया, वगैरह वगैरह। यानी यहाँ पर हम तत्व के बारे में बात करते हैं, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, यानी ये ब्रांच ऑफ नॉलेज है, जिसके अंतर्गत हम ज्ञान क्या होता है, ज्ञान कौन सा, ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान की विधियां क्या है, ज्ञान कैसे आता है, ज्ञान का स्वरूप क्या होता है, ज्ञान का काम क्या होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक्सियोलॉजी क्या है? इज द फिलोसफिकल ब्रांच ऑफ द स्टडी ऑफ वैल्यूज। ये मूल्यों के अध्ययन का जो है वो दार्शनिक भाग है। यानी हम यहाँ पर क्या करते हैं? मूल्यों का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जब हम एक्सियोलॉजी की बात करते हैं तो एक्सियोलॉजी में 3 चीजें निकल करके आती हैं। यानी इसके जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं। पहली चीज जो आती है वो है एथिक्स, दूसरी चीज जो है वो है मोरल्स, और तीसरी चीज जो है वो है वैल्यूज। यानी एथिक्स, मोरल्स एंड वैल्यूज। और एक्चुअल में इस टॉपिक के अंतर्गत हम इन्हीं 3 चीजों को समझेंगे, आखिरी में हम वैल्यू को लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है जब हमसे इथिक्स कहा जाता है, जो मोरल एजुकेशन, मोरल वैल्यूज, मोरल एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन में कभी कभी डिफरेंस क्या होता है। तो इथिक्स क्या होती है, मोरल एजुकेशन क्या होती है, वैल्यू एजुकेशन क्या होती है, और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या होती है। संभवतः ये हम में से बड़ा कंफ्यूजन रहता है हम सभी को इन कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करने के संदर्भ में। तो जो सामग्री है, यानी जो वैल्यू एजुकेशन का जो कंटेंट है हमको वो मिल चुका है, और वैल्यू एजुकेशन का कंटेंट है ये, यानी दर्शन का जो मूल शास्त्र है, यानी जो एक्सियोलॉजी पार्ट है, उसकी जो एलिमेंट्स हैं एक्चुअल में वही वैल्यू एजुकेशन की सामग्री बनेगा। और इसी के द्वारा, यानी हम इथिक्स, मोरल्स और वैल्यूज के द्वारा, इथिक्स का मतलब नीति, मोरल्स का मतलब यहाँ पर नैतिक, और वैल्यूज का मतलब मूल्य। तो ये जो नीति है, जो नैतिकता है और जो मूल्य हैं, एक्चुअल में इन्हीं 3 तत्वों के द्वारा, इन्हीं 3 एलिमेंट्स के द्वारा हम व्यक्ति की भावात्मक बुद्धि का विकास करेंगे। तो एक्चुअल में हमको इस क्या पढ़ना है वैल्यू एजुकेशन के अंतर्गत, वो हमको मिल चुका है। यानी हमें व्यक्ति की भावात्मक बुद्धि को विकसित करने के लिए जो सामग्री चाहिए, वो सामग्री भी दर्शन भी ने उपलब्ध कराई है। क्यों? क्योंकि दर्शन ही फादर ऑफ ऑल नॉलेज कहा जाता है।
या मदर ऑफ ऑल नॉलेज भी कह सकते हैं। तो सभी ज्ञान का जो स्रोत है, जो उद्गम स्थल है, वो दर्शन है। और दर्शन की जो एक्सियोलॉजी ब्रांच है, वहीं से हमको वैल्यू एजुकेशन का कंटेंट मिलता है। और उसके अंतर्गत 3 फंडामेंटल एलिमेंट हैं, इथिक्स है, मोरल्स है और वैल्यूज है। इसी से इथिक्स बनी, इसी से मोरल एजुकेशन बनी, इसी से वैल्यू एजुकेशन बनी। तो जरा गाइस, अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा, अगर हम उसको कंसाइज करने की कोशिश करें तो मूल शिक्षा का काम क्या है? मूल शिक्षा का काम प्रत्येक व्यक्ति के भावात्मक पहलू का, संवेगात्मक पहलू का या व्यक्ति की भावात्मक बुद्धि का विकास करना है। और यह बुद्धि एक सीखी जा सकने वाली बुद्धि है। और इस बुद्धि को विकसित करने की सामग्री जो है वो दर्शन के तीसरी मीमांसा अर्थात जो एक्सियोलॉजी है उसके 3 एलिमेंट से प्राप्त होती है, 3 तत्वों से प्राप्त होती है। और वो 3 तत्व हैं इथिक्स, मोरल्स एंड वैल्यूज। तो अब हम इनको क्या कहें, यानी अब हम सीधे सीधे जब हम वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं तो वैल्यू एजुकेशन में 3 चीजें निकल करके आती हैं। सबसे पहली चीज निकल करके आई इथिक्स, दूसरी चीज जो निकल करके आई वो मोरल्स निकल कर आई, और तीसरी चीज जो निकल करके आई वो वैल्यूज निकल करके आई। और ये है क्या एक्चुअल में? इनको हम कहते क्या हैं? फंडामेंटल एलिमेंट, फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। ये 3 हमारे मूल्य शिक्षा के आधारभूत तत्व हैं। तो अब जरा इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम इथिक्स की बात करते हैं। इथिक्स क्या होती है, यानी नीति क्या है, नीति शास्त्र क्या है? इथिक्स का मतलब है यहां पर नीति शास्त्र। तो नीति शास्त्र क्या है? इथिक्स इज द स्टैंडर्ड ऑफ राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, ब्यूटीफुल और अगली। मतलब इथिक्स एक तरीके के मानक है, स्टैंडर्ड्स हैं। और काहे के स्टैंडर्ड्स? सही गलत, क्या सही क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या सुंदर है क्या कुरूप है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो एथिक्स है क्या? ये स्टैंडर्ड्स हैं। और काहे की हैं? स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट रॉन्ग, ट्रू फॉल्स, करेक्ट इनकरेक्ट, गुड बैड। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इथिक्स क्या है, तो इथिक्स है यानी, और ये कौन सी चीज सही है कौन गलत है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन करणीय है क्या अकरणीय है, कहीं न कहीं ये क्या है, ये नॉर्म्स है, ये स्टैंडर्ड्स है सोसाइटी में। पहली चीज इथिक्स जो बनती है इसको समाज बनाता है, हाई अथॉरिटी बनाती है, यानी सोसाइटी मेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। तो समाज के द्वारा जो मानव व्यवहार के लिए निर्मित मानक या मापदंड हैं, उनको ही हम
इथिक्स बोलते हैं, यानी समाज में क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो एक तंत्र है, इस पूरे तंत्र को ही हम इथिक्स बोलते हैं, नीति शास्त्र बोलते हैं। तो जो पहला पार्ट है एक्सियोलॉजी का, वो कहता है कि हर समाज में कुछ न कुछ मानव समाज निर्मित नियम होते हैं और उन्हीं नियमों, उन्हीं मानकों के आधार पर किसी व्यवहार को अच्छा, बुरा, उचित, अनुचित, सही, गलत, करणीय और अकरणीय जो है वो घोषित किया गया होता है, उसको वर्गीकृत किया गया होता, उसको बांटा होता। तो किसी भी व्यवहार को की जो रेटिंग करने का पैरामीटर होता है, जो रेटिंग करने के रूल्स एंड प्रिंसिपल होते हैं सोसाइटी में, हाई अथॉरिटी में, उन्हीं को हम इथिक्स बोलते हैं। कभी वो समाज बना देता है, कभी सरकार बना देती है, कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन बना देता है। ये व्यक्ति निर्मित नहीं है, ये किसी एक उच्च संस्था, संगठन या समाज के द्वारा निर्मित मानक या नॉर्म्स होते हैं। तो एथिक्स समझ में आई क्या है? एथिक्स का मतलब है कि किसी भी समाज के द्वारा या उच्च संस्था के द्वारा किसी भी कार्य अथवा व्यवहार को सही, गलत, उचित, अनुचित, अच्छा, बुरा घोषित करने के जो मापदंड निर्धारित किए जाते हैं, जो मापदंड बनाए जाते हैं, उन्हीं मापदंडों को हम इथिक्स कहते हैं। चलिए, अब अगर हमने इथिक्स समझ लिया है तो अब दूसरा पॉइंट हम जरा समझते हैं मोरल्स का। दूसरा पॉइंट है हमारा मोरल्स का, अर्थात नैतिक शास्त्र क्या है या नैतिकता क्या है, इसको ऐसे हम समझ लें। मोरालिटी भी कहा जा सकता है। इसको हम कहते हैं बिहेवियरल कोड ऑफ कंडक्ट। बिहेवियरल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी ये मानव व्यवहार के लिए निर्धारित क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी आचार संहिता है। तो व्यवहार आचार संहिता है ये मोरल्स। और इसको भी कौन बनाता है? दो चीजें हैं। एक तो इथिक्स होती हैं, जो एक तरीके के स्टैंडर्ड्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, यानी जो एक तरीके के स्केल होती है, और उस स्केल के आधार पर ही किसी व्यवहार को अच्छा, बुरा, सफल, असफल, उचित, अनुचित की श्रेणी में मूल्यांकित या उसको जो है वर्गीकृत किया जाता है या उसको परिणामित किया जाता है। तो वो कहीं ना कहीं एक मूल्यांकन कसौटी है। जो इथिक्स है वो हमारे व्यवहार की एक मूल्यांकन कसौटी है। लेकिन मूल्यांकन तो तब होगा जब व्यवहार होगा। तो व्यवहार क्या करना है, यानी जो एक्चुअल में स्केल ऑफ बिहेवियर है सोसाइटी में। बहुत सारे व्यवहार ऐसे हैं समाज में जिन्हें करने की आज़ादी है, जिन्हें करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यवहार हैं जिन्हें करने से रोका जाता है या प्रतिबंधित किया जाता है। तो दो तरह से जो है यानी जो बिहेवियरल कोड ऑफ कंडक्ट है या स्केल ऑफ बिहेवियर है वो दो तरह से है। एक वो जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर है और वो जो एक रिजेक्टेड या निग्लेक्टेड बिहेवियर। एक वो बिहेवियर जिनके लिए आपको फ्रेज किया जाएगा, एक वो बिहेवियर है जिसके लिए आपको पनिश किया जाएगा। तो स्वीकृत व्यवहारों की जो सूची है और एक अस्वीकृत व्यवहारों की जो सूची है समाज में, एक्चुअल में वही क्या है? मोरल्स है। यानी बिहेवियरल कोड ऑफ कंडक्ट, और ये जो बिहेवियरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है
एक्सेप्टेड बिहेवियर स्किल और एक है रिजेक्टेड बिहेवियर स्केल, यानी एक स्वीकृत व्यवहार मापनी है, स्केल कह लीजिए या लिस्ट कह लीजिए, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बिहेवियरल कोड ऑफ कंडक्ट है मोरल्स का, और ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, या एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं, इसके लिए एक दूसरा शब्द भी आप लगा सकते हैं कि एक तरीके से इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ऑफ बिहेवियर। तो जो इथिक्स है वो व्यवहार मूल्यांकन की एक कसौटी है कि कब किस व्यवहार जिसके आधार पर हम व्यवहार को क्या करते हैं, अक्षय बुरे, सफल असफल और स्वीकृत अस्वीकृत में, या उसको हम सफल असफल में, गुड बैड में जो है वो डिक्लेयर करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। तो व्यवहारों को मूल्यांकित करने की जो कसौटी है या जो पैमाना है उसको हम इथिक्स बोलते हैं, लेकिन जो व्यवहारों की जो करणीय और अकरणीय सूची है उसको हम मोरल्स कहते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो भी है ये सोसाइटी मेड है, यानी ये दोनों चीजें क्या है, सोसाइटी मेड है। यानी इथिक्स को भी समाज या एक हाई अथॉरिटी बनाती है, और जो हमारे मोरल्स है उसको भी सोसाइटी एंड हाई अथॉरिटी बनाती है। अब एक तीसरा टर्म हम यहां पर डिस्कस करते हैं, और वो है वैल्यूज। यानी जिसे हम मूल्य कहते हैं। मूल्य कहते हैं, और इसको एक तरीके से हम कहा जाता है, मूल्य क्या है व्यक्ति के, अगर हम इसको कहें तो मैच्योर्ड एक्सपीरियंस होते हैं। यानी व्यक्ति के जो परिपक्व अनुभव है वही उसके मूल्य हैं, या इसको हम एक तरीके से और कह सकते हैं पर्सनल बिलीफ्स कह दीजिए, उसके व्यक्तिगत विश्वास। तो व्यक्ति के जो सेल्फ मैच्योर्ड एक्सपीरियंस होते हैं, सेल्फ मैच्योर्ड एक्सपीरियंस या उसके जो व्यक्तिगत विश्वास होते हैं उनको ही हम मूल्य कहते हैं। यानी ये जो है ये क्या है, सेल्फ मेड है। यानी व्यक्ति मूल्यों को खुद बनाता है, मूल्य कहीं से हमको प्राप्त नहीं होते, मूल्य थोपे नहीं जाते। थोपी क्या जाती है समाज के द्वारा, किसी हाई अथॉरिटी के द्वारा मोरल्स हम पर जो है इंपोज किए जाते हैं, हम पर इथिक्स इंपोज की जाती है, वैल्यूज हम खुद डेवलप करते हैं। होता क्या है कि व्यक्ति अपने जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त करता रहता है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे अनुभव का जो दायरा है, हमारा जो अनुभव का जो एक कोश है वो बढ़ता जाता है, और उसमें जो अनुभव होते हैं वो ज़्यादा परिपक्व और ज़्यादा जो है संवर्धित और संशोधित होते जाते हैं। धीरे धीरे जब हमारी एज बढ़ती है, हमारे एक्सपीरियंस मेच्योर्ड होने लगते हैं, तो आप सभी ने ये बात गौर की होगी कि हमारे वो जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, हमारे वो जो मेच्योर्ड पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो हमारे बिहेवियर को गाइड और इंस्ट्रक्ट करने लगते हैं। अर्थात जब व्यक्ति के आत्मनिष्ठ अनुभव परिपक्व हो जाते हैं तो वो अनुभव एक स्तर पर आकर के व्यक्ति के वर्तमान सामाजिक या वातावरणीय व्यवहार को निर्देशित और परामर्शित करने लगते हैं। तो एक्चुअल में वो हमारे अनुभव जो हमारे वर्तमान सामाजिक या वातावरणीय व्यवहार को निर्देशित करते हैं,
हमको गाइड करते हैं, हमको इंस्ट्रक्ट करते हैं। एक्चुअल में वही एक्सपीरियंस हमारे, वही मैच्योर्ड एक्सपीरियंस हमारे वैल्यूज होते हैं। तो यानी हमारे अपना विश्वास, हमारे अपने अनुभवों का जो परिणाम है, यानी ये कहीं ना कहीं एक मानव निर्मित जो है वो अवधारणा है। मूल्य व्यक्ति स्वयं बनाता है और मूल्य किसी हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं, क्योंकि व्यक्ति के जो मूल्य होते हैं वो उसके अपने अनुभवों का परिणाम होते हैं। जिसके अनुभव जैसे होते हैं, उसके अनुभव परिपक्व होकर के वैसे ही उस व्यक्ति के भावी जो व्यवहार है उसको निर्देशित और परामर्शित करते हैं। तो एक तरीके का जो वैल्यूज है वो हमारा सेल्फ बिलीफ है, हमारा पर्सनल बिलीफ है, हमारी एक व्यक्तिगत विश्वास है, या हमारे अपने जो है वो अपने परिपक्व अनुभव हैं जो हमारे फर्दर बिहेवियर को, फ्यूचर बिहेवियर को इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं। तो गाइस, आज हम लोगों ने वैल्यू एजुकेशन का जो मेजर मीनिंग है वो भले ही नहीं डिस्कस किया, लेकिन हम वैल्यू एजुकेशन के जो फंडामेंटल्स हैं उनको हमने जरूर पढ़ा। और वैल्यू एजुकेशन के जो फंडामेंटल्स हैं वो हमारे इथिक्स हैं, मोरल्स हैं एंड वैल्यूज हैं, और तीनों चीजें अलग अलग हैं। इथिक्स एक तरीके का असेसमेंट क्राइटेरिया है बिहेवियर का, यानी मानव व्यवहारों को मूल्यांकित करने का, उनकी जांच करने का, उनका आकलन करने का जो पैमाना है, जिसके आधार पर किसी भी मानव व्यवहार को अच्छा, बुरा, सफल, असफल और सही गलत के रूप में वर्गीकृत या मूल्यांकित किया जाता है। तो उस कसौटी और पैमाने को हम इथिक्स कहते हैं। दूसरा, जो बिहेवियरल कोड ऑफ कंडक्ट है, मानव व्यवहार करने का जो पैमाना है, स्वीकृत मानव व्यवहारों की सूची और स्वीकृत मानव व्यवहारों की सूची, दो तरह की ये सूची होती है, उसको ही हम मोरल्स कहते हैं। और ये दोनों चीजें, इथिक्स और मोरल्स, समाज या किसी हाई अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए होते हैं। तीसरा जो तत्व था वो था वैल्यूज, और वैल्यूज किसी भी व्यक्ति के अपने ही परिपक्व अनुभव होते हैं जो व्यक्ति के भविष्य के जो है व्यवहार को निर्देशित करते हैं, उनको परामर्शित करते हैं, व्यक्ति उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो व्यक्ति का भविष्य, व्यक्ति के वर्तमान व्यवहार का, भविष्य उन्मुखी व्यवहार का निर्देशन एवं मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति के स्वयं के आत्मनिष्ठ अनुभवों को ही मूल्य कहा जाता है। अब मूल्य क्या होते हैं, इनका वर्ड मीनिंग कहाँ से ये शब्द आया, मूल्य शिक्षा क्या है, मूल्य आधारित शिक्षा क्या है, और मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चर्चाएं गाइस हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। लेकिन आज इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।